नमस्कार। प्योर पॉलिटिक्स के इस ताजा सेगमेंट में आपका स्वागत है। और द नेशनलिस्ट व्यू का ये जो सेक्शन है प्योर पॉलिटिक्स, आज हम उसमें बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की। तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बीते सप्ताह जारी कर दिया है और मैं इसकी कुछ मुख्य बातें आपके साथ साझा कर लेता हूँ। कांग्रेस कह रही है कि अर्थव्यवस्था संकट में है, भारत अब एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं रह पाएगा, खुफिया विफलताएं हो रही हैं, उनकी जांच की जाएगी और प्लानिंग कमीशन को रिवाइव किया जाएगा। LGBTQIA में जो है सिविल यूनियन यानी कि मैरिज अलाउ कर दी जाएगी और अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक संख्या में, अधिक और ज्यादा संख्या में न्यायपालिका में नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज श्री राजीव तुली जी, श्री मनोज वर्मा जी और श्री मुकेश केजरीवाल जी हैं। राजीव जी स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, देश के सब प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं। मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुकेश केजरीवाल जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और तो चर्चा शुरू करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अरुण जी, घोषणा पत्र कोई पार्टी जारी करे और चुनाव के दौरान ये घोषणा पत्र आए, एक अच्छी परंपरा हमारे देश की रही है लोकतांत्रिक दृष्टि से। कोई पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, कोई पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है, कोई पार्टी संकल्प लेती है कि हम ऐसा करेंगे। घोषणाओं से मुकरा जा सकता है, लेकिन संकल्प जब व्यक्ति लेता है तो उन संकल्पों को निभाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चुनाव के दौरान घोषणा पत्रों हो या संकल्प पत्रों के माध्यम से देश के जो जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं उन पे चर्चा होती है कि पार्टी क्या सोच रही है और पार्टी किन मुद्दों पे काम करेगी, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आपने इस पे चर्चा शुरू की, इस मुद्दे पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घोषणा पत्रों पर चर्चा कम होती है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, अच्छी बात है। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जिस तरह से इसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं वो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो वादे व्यवहारिक हैं उस पर डाउट मुझे हो रहा है। क्योंकि सब कुछ हम फ्री में देंगे, फ्री की राजनीति देश में करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ पार्टी कांग्रेस पार्टी ये कहती है देश की अर्थव्यवस्था खराब है, ये नहीं बताती है अर्थव्यवस्था कैसे वो ठीक करेंगे। और जो 1-1 लाख रुपए महिलाओं को, युवाओं को, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? हमने पंजाब, हमारे सामने एक उदाहरण है जहां कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय राज किया। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं। और पंजाब की जो हालत है वो आम आदमी पार्टी खुद बता रही है कि कांग्रेस ने कैसा खजाना खाली करके दिया। तो सवाल यह है कि अगर आपकी नीयत आप अच्छी दिखा रहे हैं लेकिन नीयत देने की नहीं है और उसमें अव्यावहारिक नीति देखने को मिल रही है, तो घोषणा पत्र पे, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पे सवाल उठ रहे हैं अभी से। मैं इससे ज्यादा और देखता हूं बड़े दायरे में, तो कांग्रेस ने जाति जनगणना की इसमें बात की है। मुझे ताज्जुब होता है कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो एक समय नारा लगाती थी कि ना जात पे ना पात पे, और आज कांग्रेस पार्टी का मुख्य एजेंडा और मुख्य न्याय मुद्दा जात पात पे जनगणना रह गया है, जातियां, उपजातियां। तो मेरे मन में एक सवाल आता है, देश के आम जनमानस के मन में भी सवाल आएगा कि आखिर देश की राजनीति को हम कहां लेके जा रहे हैं, किस स्तर पे लेके जा रहे हैं। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से कई अच्छे घोषणाएं तो सुनने को मिलती हैं, लेकिन अव्यावहारिक लगती हैं वो मुझे। मैं राजीव जी आपके पास एक बड़ा प्रश्न लेकर आऊंगा, पर मैं एक त्वरित टिप्पणी जो है वो मुकेश केजरीवाल जी से चाहता हूँ। ये कास्ट सेंसस वाले मसले पर जो है ये कांग्रेस ने घोषणा की है और तो आप कैसे देखते हैं इसको, मुकेश? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मनोज जी ने कहा कि ये अच्छी बात है कि हम लोग चुनावी घोषणाओं पे एक गंभीर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आमतौर पे चुनावों के दौरान स्वाभाविक तौर पे कई ऐसे नारे आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो सिर्फ चुनावी होती हैं, और उन पे हम उन राजनीतिक दलों को, जनप्रतिनिधियों को बाद में उस तरह से उत्तरदायी भी नहीं ठहरा पाते हैं, क्योंकि वो कोई दस्तावेजी नहीं होती है, वो बातें फौरी होती हैं। किसी हीट ऑफ द मोमेंट में कोई अच्छी बुरी बात कह दी गई होती है कि हम ऐसा करेंगे, या कोई जुमले होते हैं। लेकिन जो दस्तावेजी बात होती है, जो
आप लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में लोकतंत्र की एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है उसमें अपनी बातें, अपने वादे, अपनी गारंटियां पेश करते हैं। उसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो निश्चित तौर पे उसकी बातों को भी गंभीरता से सुनने जाने की जरूरत है। और देखें तो इस बार के चुनावी घोषणा पत्र का जो उन्होंने ऐलान किया उसको पार्टी ने भी गंभीरता से ही लिया, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि पार्टी की जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया जी, उनकी सेहत भले ठीक नहीं हो, उस घोषणा पत्र के घोषणा के दौरान वो भी मौजूद थी, राहुल भी मौजूद थे, और इसके 5 प्रमुख पिलर उन्होंने बताए। वो जैसे कि भाजपा ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार जोर दिया है कि युवाओं पे, महिलाओं पे, तो उन्होंने भी जो 5 प्रमुख जो अपने पिलर ऑफ जस्टिस जिसको कहा, उसमें युवा न्याय की बात की, नारी न्याय की बात की, महिलाओं की, किसान, श्रमिक, और इसी तरह से उन्होंने एक हिस्सेदारी न्याय की बात की और 25 प्रमुख गारंटियां दी हैं। और ये गारंटियां हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, 25 तो मतलब एक पॉपुलर तरीके से पेश करने के लिए उन्होंने की है, पर कई बातें। और आपने जैसे कहा कि कास्ट सेंसस की बात, और मनोज जी का कहना था कि एक समय कांग्रेस बात करती थी कि जाति और पाति से ऊपर उठना है, धर्म से ऊपर उठना है, वो इस बार भी उन्होंने बात कही। ये भी बात सही है कि धार्मिक आधार पे जो भेदभाव हुआ, या जो कहें अपीजमेंट का जो सबसे बड़ा आरोप लगता रहा है, वो कांग्रेस पे सबसे ज्यादा लगता रहा है, और उसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। इस बार भी पार्टी ने काफी जोर दिया है, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर आप जाति आधार पे भेदभाव के विरोधी हैं तो उसकी बात नहीं करेंगे। समानता और समता में बहुत फर्क है। अगर हम जाति को तोड़ना चाहते हैं तो जाति की बात नहीं छोड़ सकते, जाति की बात करनी पड़ेगी। और जाति आधार पे या किसी भी तरह से किसी भी पिछड़ेपन का या असमानता को दूर करना है तो उसकी बात करनी पड़ेगी, और उसके आधार पे उन्हें प्राथमिकता भी देनी पड़ेगी, उन्हें आगे लाने के लिए जो कदम है वो भी उठाने पड़ेंगे। और कास्ट सेंसस की जो बात है उसी पे आधारित है। जब तक आप जानेंगे नहीं कौन कितना है, उसके बिना आप उनको किसी भी तरह की प्राथमिकता या कहें कि जो समाज में आगे आने के लिए जो कदम उठाने होते हैं वो उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और अगर कांग्रेस पार्टी ये अपना चुनावी वादा ला रही है तो दूसरी पार्टियों को भी बताना चाहिए कि क्यों नहीं लाना चाहिए और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। राजीव जी, एक तो इसी डिबेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कास्ट सेंसस पर भी। और प्रधानमंत्री जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये इस पर मुस्लिम लीग जो की छाप नजर आती है, जो आजादी से पहले की मुस्लिम लीग थी। और इसके अलावा वामपंथी दलों का भी इसके ऊपर जो है वो असर दिखाई देता है। मैं इस पे एक थोड़ा सा एडिशन करूंगा। मुझे लगता है कि शायद पीएम इस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं क्योंकि ये न्याय और अन्याय की जो बाइनरी है, ये टिपिकल लेफ्ट की बाइनरी है कि समाज में दो तरीके के लोग हैं, एक वो जिनका शोषण हुआ और दूसरा वो जो शोषण करते हैं। तो ये एक टिपिकल लेफ्ट का आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क मुझे लगता है। तो ये जो न्याय की बात बार बार कर रहे हैं उस घोषणा पत्र के अंदर, तो उससे लगता है कि एक ये लेफ्ट वाला जो है वो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क हमारे को नजर आता है। और हम जानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और इन लोगों के जो सलाहकार हैं उनमें बड़े सारे फॉर्मर जेएनयू के जो आइसा और ऐसी रेडिकल लेफ्ट स्टूडेंट संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और कांग्रेस को लगातार मॉनिटर करने वाले मानते हैं कि कांग्रेस हैज टेकन अ हार्ड लेफ्ट टर्न। कांग्रेस जो है वो काफी हार्ड लेफ्ट टर्न उसके लिया है काफी सारी चीजों को। तो और तो आप इसको राजीव जी कैसे देखते हैं घोषणा पत्र को कांग्रेस के? धन्यवाद अरुण जी। कांग्रेस की आज की स्थिति और उस स्थिति में से कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है, ये बड़ी विचित्र सी एक स्थिति जो है वो पूरी कांग्रेस की ओवरऑल प्रस्तुत करता है। अब देखिए, चुनाव का पहला चरण जो है वो लगभग बहुत तेजी से और बहुत जोर शोर से सब पार्टियां उसमें लगी हुई। आप कल का मोदी जी का दिन भर का कार्यक्रम देखिए। इस आयु में भी एक पब्लिक मीटिंग अजमेर में, एक सहारनपुर में, और उसके बाद गाजियाबाद में रोड शो।
ये कल उनका कार्यक्रम था। इतनी मेहनत करता हुआ कोई और नेता किसी और पार्टी का दिखाई नहीं देता। और बीजेपी के पास एक लंबी लिस्ट है स्टार प्रचारकों की। वो सब अमित शाह जी हैं, उनके अलग प्रवास दौरे चल रहे हैं, नड्डा जी का अलग चल रहा है, परंतु ऐसा कोई प्लान्ड या संगठित कोई प्रयास, और वो अभी तक मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी अपनी वो जो एक इलेक्शन कमेटी होती है, कहीं ना कहीं वो भी शायद घोषित नहीं की है, जिसके कारण से शायद अभी उनका जो एड कैंपेन है वो भी ठीक से शुरू नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर के पार्टी जो है वो एकदम से इट इज इन कंप्लीट डिसहैरे। अभी पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। या एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि 2024 का चुनाव उनके ना लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो जितना हाफ हार्टेड एफर्ट करना चाहते हैं करना चाह रहे होंगे उतना ही कर रहे होंगे, उससे ज्यादा वो अपने रिसोर्सेज, साधन, इन सबको बचा के रखना चाह रहे होंगे। और फिर वो जो कोर्ट का एक लियन मार्क्ड है उनके अकाउंट के ऊपर, वो भी इसका एक कारण हो सकता है। परंतु ये जो इनका घोषणा पत्र है, अगर आप इस पे बात करें तो लगभग 30 पन्ने जो है वो आर्थिक विषयों पर इन्होंने दिए हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि आज भारत जो है वो शायद विश्व में सबसे अधिक तेजी से प्रगति करने वाला है देशों में से है। जीडीपी उस हिसाब से बढ़ रही है, 10वें नंबर से अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। और धीरे धीरे जो है वो जो समृद्धि का ग्राफ है वो नीचे परकुलेट होने में समय लगता ही है, उसमें वो समय लग रहा है। मैं जनरली आपके यहाँ इस डिस्कशन में 2 डिबेट्स में पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि जो एक समय प्रिविलेज होती है वो अगले समय में राइट बन जाती है। और फिर जब आप फ्री देने की बात करते हो तो जो सामने वाला या प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो फ्री दे रही होती है आपको उससे अधिक ऑफर करना पड़ता है, उसी कारण से लोग आपकी ओर आकृष्ट होते हैं। तो ये जो 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप देने की बात है युवाओं को, या महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात है, तो 65% देश का युवा है, तो युवा को पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप जो है वो ₹1 लाख के रूप में मिलेगी, उससे काम क्या करवाएंगे और वो पैसा कहाँ से आएगा, इस पर बिल्कुल साइलेंट है। फिर महिलाओं को जो इतना पैसा देना है वो पैसा कहाँ से आएगा, उस पर बिल्कुल साइलेंट है। पिछले 2014 तक कांग्रेस लगभग 75 में से 60 वर्ष तक देश पर मतलब अभी तक 60 वर्ष तक देश पर कांग्रेस ने राज किया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इन सब लोगों ने जितने समय भी देश पर शासन किया है, तो इसका जो अभी का आर्थिक विजन उनका पढ़ करके देख करके लगता है कि इन सब लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल हवा बनाई। तो कुल मिलाकर के जो बात आपने कही, लेफ्ट और लेफ्ट भी, हार्ड लेफ्ट और इस्लामी जिहादिस्ट, इस समय पूरी कांग्रेस मुझे लगता है उनके कब्जे में है। आप के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। आप उसी बात को आप लगभग करके रीफ्रेश करके उसको रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी के नेहरू जी के समय में देखिएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता रहा और हिंदू कोड बिल ले आए, तो उस समय भी उन्होंने वो तुष्टीकरण वाला मामला जो है वो चलाया। और तब से लेके आज तक अपने आपके दर्शकों को एक और बात याद करवा देता हूँ कि 2013 में कांग्रेस प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट्स के नाम पर एक बिल लेकर के आ रही थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य बहुसंख्यक समाज को हर दंगे के लिए उत्तरदायी स्थापित करने का था। तो लगभग उसी लाइन पर कांग्रेस अभी भी चल रही है। हैव्स और हैव नॉट्स की एक 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 डिवीजन क्रिएट करने का समाज में एक प्रयास है।
दूसरा, मुझे लगता है कि अभी मुकेश केजरीवाल जी ने कहा कि भाई आप जनसंख्या कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी जाति को कितना लाभ आपने देना है। मेरा इस पे ये कहना है कि अभी पिछले 10 वर्ष में जितनी भी योजनाएं सरकारें लेकर के आई, तो कहीं कोई ऐसा सर्वे, कहीं कोई ऐसा डाटा, कहीं कोई ऐसा आंकड़ा है क्या जिसमें कुछ धर्म, पंथ, मत के अनुयायियों को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया हो, या किसी जाति तक वो ना पहुंचा हो उसको उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया हो। अभी ओबीसी और ईबीसी की बहुत बात होती है, तो क्या उन तक इसके लाभ नहीं पहुंचे हैं? तो आंकड़े देने वाले अपने अपने आंकड़े देते हैं। जहां सरकार कहती है कि भाई 27 मंत्री ओबीसी समाज के थे, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जो है वो कितने ओबीसी है उनकी गिनती होनी चाहिए। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी व्यक्ति कितने साल में जाकर के बनता है, तो उतने साल पहले जिस हिसाब की रिक्रूटमेंट हुई होगी उस हिसाब के। तो मेरे को कुल मिलाकर के ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक भटकाव है, अंडर प्रेशर है, या वो ये चुनाव ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं। वो ये मान चुके हैं कि इस चुनाव में उनके करने कराने लायक कुछ नहीं बचा है। आप जमीन पर देखिए तो कोई किसी एक पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी लहर दिखती है, या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी लहर दिखती है, ऐसा नहीं है। परंतु विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। समस्या ये है कि विपक्ष कहीं है ही नहीं है, वो कहीं कुछ करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, वो अपनी उपस्थिति भी रजिस्टर कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और ये जो कांग्रेस का कुल मिलाकर के मैनिफेस्टो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बात उसमें कही है कि टॉप लेवल पर जो खुफिया विफलताएं गलतियां हो हुई रही है, हाँ, उस पे वो बिठाएंगे। तो क्या ये पुलवामा और उसके बाद वो सब जो घटनाएं हुई उस पर जांच बिठाने की बात कर रहे हैं क्या? या जो अभी गार्जियन ने 4 दिन पहले जो छापा, तो उस पर कुछ ये जांच बिठाएंगे कि वैसा हुआ नहीं हुआ, वो गूफअप है नहीं है, क्या है? तो कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बहुत गहरा थॉट देकर के। देखिए, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके पास सरकार की नाकामियां गिनवाने के लिए बहुत कुछ होता है, परंतु साथ में आपको एक अपना विजन भी रखना होता है समाज के सामने कि अभी तक पिछले 10 साल में उन्होंने कहा कि ये हमने किया, इसके ये फेलियर पॉइंट्स थे, या ये जो अभी तक नहीं कर पाए हम उसको और सक्सेसफुली कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो वो कुल मिलाकर के जो वो विजन है, वो कहीं ना कहीं वो एकदम भटकाव में दाएं बाएं कहीं दिखता है। मुझे लगता है कि उसका कारण एक यही है कि उनको लग रहा है कि 5 किलो 80 करोड़ को फ्री मिल रहा है, तो हमें कुछ उससे और बड़ा देना चाहिए, तभी तो लोग आकर्षित होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। तो वो जो ये फ्री बीज वाला एक मामला भी थोड़ा जो चल रहा है, मुझे लगता है इस पर भी रोक कैसे लगेगी ध्यान नहीं आता। तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता, परंतु कहीं ना कहीं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को, या ऐसा कुछ इलेक्शन कमीशन को, या कुछ किसी और एक एक कोई मतलब कोई एक प्रेशर ग्रुप ऐसा बने जो इस सब के ऊपर जाने से पार्टियों को रोके, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है देश, सब कुछ फ्री देने वाला जो है, और तो आपके मिला पास कोई बैकअप नहीं है, देंगे कहाँ से? हाँ, तो कुल मिलाकर राजीव जी आप ये कह रहे हो बेसिकली वैचारिक भटकाव की स्थिति है। तो अब हम इसको नेक्स्ट जो है फेज में ले जाते हैं अपनी चर्चा को, कि जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जैसे कि इस घोषणा पत्र में सीएए पर चुप्पी को लेकर जो इंडिया अलायंस कांग्रेस जिसकी को एक तरीके से लीड कर रहा है, तो उसके जो लेफ्ट पार्टीज भी उसका पार्ट है। तो पिनारी विजयन जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात पॉइंट आउट की है कि भाई आप कांग्रेस जो है वो सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो अभी आया था, उसके ऊपर चुप्पी है। तो क्यों चुप्पी आपने लगा रखी? कांग्रेस ने ऑफिशियली इसका विरोध किया था। तो ये मतलब इंडिया अलायंस के अंदर भी जो है वो इस चीज को लेकर आवाजें उठ रही हैं मैनिफेस्टो को लेकर।
तो मनोज जी, आप कैसे देखते हैं ये जो इनर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और आपको लगता है कि अ, ये पहले ही क्वेश्चन मार्क है एक इंडिया अलायंस के ऊपर, तो ये जो मैनिफेस्टो आने के बाद जो दरार है वो थोड़ी सी और भी बढ़ रही है, और कांग्रेस ने अभी तक इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। अरुण जी, अगर मैं ओवरऑल एक बात कहूं कि कांग्रेस के सामने लंबे समय से जो सबसे बड़ी समस्या है वो नेता, नीति और नियत की है। सब इन तीन शब्दों से कांग्रेस जूझ रही है लगातार। एक क्रेडिबल नेता का अभाव कांग्रेस के पास है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर से लेकर मैं राज्य तक की बात करूं। नीति के जो भटकाव की ओर आप इशारा कर रहे हैं, और उनका जो चुनाव घोषणा पत्र है, इसमें केवल एक मुद्दे पर चुप्पी नहीं है, कई मुद्दों पर कंट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है आपस में। ठीक है, तो नेता का अभाव, नीति का अभाव और विजन दिखाई देता नहीं इसमें, कि विजन आप कैसे करेंगे। केवल घोषणा करने की बात नहीं होती है, करेंगे कैसे, सवाल सबसे बड़ा ये है। अगर महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे, 50% आरक्षण बढ़ा देंगे, जाति जनगणना करा देंगे, तो बड़ा बड़ा आपने लक्ष्य तो तय कर दिया, लेकिन ये होगा कैसे? फिर आप ठंडे बस्ते में चीजों को डाल देंगे, और उसके बाद देश की समस्या जो कि त्यों बनी रहेंगी। ईमानदारी के साथ अगर मैं कहूं तो सीए जैसा जो मुद्दा है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन में कई मुद्दों पर टकराव देखने को हमें मिलता है। कुछ लोग चाहते हैं वहां पर, जैसे आपने कहा, जो लेफ्ट समूह है कांग्रेस के भीतर, वो चाहता है कि कांग्रेस उनकी विचारधारा पर चले। लेकिन कांग्रेस के भीतर कुछ लोग हैं, वो ये चाहते हैं भाई, जो बंटवारे के समय जो चीज तय हुई थी, और मान लीजिए अगर देश की सरकार उस दिशा में चल रही है, तो ऊपर से विरोध करा जाए, लेकिन मोटे तौर पे चुप्पी रखी जाए, क्योंकि यह मुद्दा वैसे भी एक प्रकार से विदेश नीति के तहत मैं कहूंगा जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि यह मुद्दा देश के मुसलमान से जुड़ा तो है ही नहीं। सीएए का मुद्दा यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम भारत में आए हैं उनको नागरिकता देने का मुद्दा है। यह केरल की सरकार को समस्या हो सकती है, पश्चिम बंगाल की सरकार को समस्या हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को एक रास्ता बीच का लेना है इसमें। यह कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा नीतिगत समस्या पैदा होती है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के सामने नेता, नीति और नियत, इसकी समस्या खड़ी है कि हमारी नियत तो है, लेकिन उस नियत को हम क्या दे पाएंगे जनता को। मसलन एक पुरानी पेंशन योजना को मुद्दा खूब बनाया कांग्रेस पार्टी ने, इसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं है। अगर घोषणा पत्र की मैं बात करूं तो जैसे सीएए पे चुप्पी है, वैसी पुरानी पेंशन योजना पर भी चुप्पी है। और इसको लेकर चिदम्बरम साहब ने यह कहा कि हम सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो अपने रुख को स्पष्ट कर देते चुनाव घोषणा पत्र में। दूसरा मुद्दा, ईवीएम को लेकर कांग्रेस मुद्दा बनाती रही है कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम में घपला है, लेकिन ईवीएम से चुनाव कराने का वादा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम वीवीपैट से उसका मिलान करेंगे। यहां पर एक नीतिगत वो है, जनता को आप बताते हैं कि ईवीएम में घपला है, वोट कहीं डालो जाता कहीं है। अब यह समस्या कांग्रेस पार्टी की हो सकती है कि लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो जाता बीजेपी को वोट है, लेकिन आप जनता को दिखा कुछ रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में कुछ बात कह रहे हैं। ऐसी आपने कहा न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात, एक बात और कही गई है, उसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने की बात कही है। इस मुद्दे को मैं जरूर उठाना चाहूंगा। यह देश की जनता को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग संसद से बना था, संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था ये बिल, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी इस बिल पे करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। क्यों कांग्रेस पार्टी इतने समय तक खुश रही, चुप रही इस पे? सवाल इसी प्रकार जो नीतिगत कांग्रेस के अंदर भ्रम देखने को मिलता है कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है और होता कुछ है, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के नेता आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ना मुद्दों पर ना नीति पर। तो मुझे लगता है कि नीति और नेता का जो भ्रम है इंडिया गठबंधन के भीतर, ये हमें उभरता हुआ और देखने को मिलेगा। मुकेश जी, मेरा एक सीधा प्रश्न है, आपको लगता है कि जनता कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को कितनी गंभीरता से ले रही है या लेगी? देखिए, मनोज जी ने जो बात कही ना, काफी हद तक सही लगती है। व्यवहारिक रूप से देखें तो कि जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से ले नहीं रही है, और ये बात भी सही है कि
पार्टी में वैचारिक भ्रम की स्थिति है। वो अभी तुरंत कोई महीने 2 महीने की बात नहीं है, पिछले 10 साल से ये भ्रम बना हुआ है। कभी वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी सॉफ्ट होते हैं, कभी हार्ड होते हैं, कभी बिल्कुल एंटी हिंदू होने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा भ्रम तो हिंदुत्व को लेके क्या नजरिया रखा जाए, क्या किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उस पे कभी वो जनेऊ दिखाते हैं, कभी कुछ और करते हैं। लेकिन जहां तक सीएए पे चुप्पी की बात है, ये बहुत ऐसा मसला है जिसपे वाकई पार्टी को अपनी स्थिति तो स्पष्ट करनी चाहिए। बाकी जरूरी नहीं है कि आप मैनिफेस्टो में सभी चीजों पे, लेकिन ये इतना ज्वलंत मुद्दा है जिससे कि, और ऐसा है जिसपे कि अभी तुरंत कुछ होना। हाँ, जहां तक ये बात कही मनोज जी ने कि इससे किसी और को मतलब नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी इस पे नजर रख रही है, क्योंकि ये पहली बार है कि जब भारत ने एक धर्म को, धर्म के, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और इसमें एक धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म के लोगों को स्वागत किया गया है। तो ये पॉइंट आउट कई दूसरे देशों ने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी किया है। अब वो बात, हमें जो करना है, हम संप्रभु भी हैं, हमें जो करना है वो कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन इस बात को लेके कांग्रेस को तो अपना स्पष्ट करना चाहिए रुख। और जो एक बात आपने पूछी थी कि अर्थव्यवस्था को लेके जिस तरह के दावे कांग्रेस कर रही है और जो मैनिफेस्टो में है, जबकि भारत तो बहुत तेजी से जीडीपी का, वो बात भी काफी हद तक सही है कि भारत का जीडीपी की ग्रोथ ठीक है। एक तरफ देखिए कि कोविड के बाद से चीन अभी तक स्ट्रगल कर रहा है उससे उबरने में इकोनॉमिकली, लेकिन भारत उससे उबर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको छोड़कर, तेजी से पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुनौतियां नहीं है। अगर आप देखें कि कांग्रेस ने जिन चुनौतियों की बात कही है वो गंभीरता से देखें तो काफी हद तक महत्वपूर्ण है। इसी रुपए के गिरने पे भाजपा के तमाम नेता जिस तरह की बात करते थे कि ये सिर्फ रुपया नहीं है, देश की प्रतिष्ठा है। वो कहते थे कि जितनी बार रुपया गिरता है हमारे देश का सर भी शर्म से झुकता है, राष्ट्र की गर्दन झुक जाती है, सम्मान। तो रुपया तो बहुत तेजी से गिरा है जब से भाजपा आई है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात होती है कि रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है। इसी तरह से आप देखें कि जो वेजेज की बात है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ाव हो रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर हैं। कांग्रेस ने एक और बात कही है कि पिछले 1 साल में दुनिया का आप पे भरोसा कितना है, तो एफडीआई उसका एक इंडिकेटर होता है। और कांग्रेस ने एक आंकड़ा रखा है कि 31% जो है वो कम हो गया एफडीआई। तो एक तरफ जहां हम बात करते हैं कि जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जैसा कि राजीव जी ने कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने में कितने वर्ष लगते हैं ये भी देखना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को इस मुकाम तक लाने के लिए भी तो बहुत वर्ष लगते हैं। तो बात ऐसी है कि सिर्फ किसी एक का न तो पूरा योगदान माना जा सकता है, भारत आज यहाँ तक पहुंच रहा है तो, और न ही पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ इस 10 साल में ही हुआ होगा। कमियां भी हैं और बहुत तेजी से आर्थिक क्षेत्र पे काम हुआ है। भारत एक विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, ये भारत के लिए निश्चित तौर पे बहुत बड़े गर्व की बात है। राजीव जी, क्लोजिंग कमेंट्स आपके कि ये जो मैनिफेस्टो है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि 2024 का चुनाव लगता है कि कांग्रेस जो है उसने कंसीड कर दिया है। तो आप इस बारे में अपने क्लोजिंग कमेंट्स दें कि कनेक्टिविटी इस मैनिफेस्टो की कितनी है जनता के साथ। ऐसा मुझे लगता है कि चुनाव में चुनाव और स्टॉक मार्केट ये फंडामेंटल्स पे नहीं, इमोशंस पे चलते हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग चुनाव का मैनिफेस्टो पढ़ना पढ़ाना इस सब पे, परंतु ये अच्छा है कि आपने इस पर एक डिस्कशन रखा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने आप को एक ऐसी पार्टी के रूप में पिछले कुछ सालों में स्थापित किया है जहां हर चुनाव के बाद एक हाई पावर कमेटी बनती है, वो हाई पावर अपनी कुछ फाइंडिंग्स देती है और 5 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन मैनिफेस्टो आता है
तो वो जो रिकमेंडेशन उस कमेटी की आई होती है उसको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। 2014 के चुनाव में आपको ध्यान होगा सबको, AK एंटनी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वो सॉफ्ट हिंदुत्व और वो हार्ड हिंदुत्व का कुछ विषय में चर्चा थी, और ये कहा गया था कि लोग हमें जो है वो अल्पसंख्यक पार्टी के रूप में देखते हैं, परंतु यहाँ फिर वही अल्पसंख्यकों के लिए ही विशेष तौर पे सारी बातें कही हुई हैं, और बाकी चीज़ों में समाज को बांटने के लिए कास्ट सेंसस की भी बात की हुई है। तो वही एक 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 पार्टी, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए नेता, नीति और नियत, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन तीनों में कहीं ना कहीं पार्टी में एक डिस्कनेक्ट भी दिखता है। और दूसरा, मेरा कुल मिलाकर के ये मानना है, ये जो इंडी अलायंस है, ये जैसा कि एक तमिलनाडु के मंत्री ने कहा था कि ये एक फिलोसॉफिकल अलायंस है। इसमें आप बहुत कुछ रीड करने की कोशिश मत करिए। महाराष्ट्र में, बिहार में या ऐसे स्थानों पर जहां पर सब पार्टीज के और कम से कम कांग्रेस के स्टेक्स बहुत ज्यादा है, कांग्रेस अगर वहां कंप्लीटली सरेंडर नहीं करेगी तो कांग्रेस को कुछ, कोई कांग्रेस की बात मानने वाला नहीं है और कांग्रेस को बहुत अधिक कुछ मिलने वाला भी नहीं। तो ये एक फिलोसफिकल अलायंस है। कहीं कहीं बीच में एक फोटो ऑप के लिए, मीडिया ऑप्टिक्स के लिए किसी एक मंच पर सब लोग इकट्ठे होकर के हाथ पकड़ के ऊपर करके अपना फोटो खिंचवा लेंगे। उसके अलावा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो भी आया है, तो क्या ही अच्छा होता अगर इंडी अलायंस जो है ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही अपना घोषित करता है और एक डॉक्यूमेंट लेकर के आता उस पर कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम जो है वो सब करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को छोटा, एक दूसरे को बड़ा, अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा दिखाने की एक होड़ लगी हुई है। और उसके कारण से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को या एनडीए को एक एज मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी 10 साल में कुछ डिलीवर किया है। और कांग्रेस को अभी 2029 की तैयारी में अभी से लगना चाहिए, ताकि कम से कम उस चुनाव में तो वॉकओवर जैसा ना दिखे, कम से कम होगा इस चुनाव में, नहीं होगा ये 4 जून को पता चलेगा। परंतु अभी दिखने में तो लगता है कि विपक्ष कहीं भी बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं होगा। कुल मिलाकर वैचारिक भ्रम की स्थिति है और विकास का वैकल्पिक मॉडल जो है वो देने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई कांग्रेस। और लेकिन अच्छी बात यह है कि हम मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं, और मैनिफेस्टो पे चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है जैसा आप सब लोगों ने पॉइंट आउट किया, मैं उसी को समअप कर रहा हूँ। अजी मनोज जी, मैं एक दो बात जरा और कहना चाहता हाँ हूँ, हाँ क्योंकि आपने प्लीज धार्मिक जी मुद्दा उठाया कि कांग्रेस किस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रही हो, क्यों कर रही है। क्योंकि इस मुद्दे को समझना जरा जरूरी है। कांग्रेस ने संविधान के आर्टिकल 15 से लेकर 28 तक का एक वायदा देश से किया है कि हम धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। सवाल एक बहुत बड़ा यहां पर यह है, कौन से मौलिक अधिकार किसके खतरे में पड़े हैं और किस धार्मिक स्वतंत्रता की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि देश के सामने ये बात सही बात है, चाहे मौजूदा सरकार हो या पहले की सरकार रहो, हर सरकार कहती है इस देश में माइनॉरिटी हो या किसी भी धर्म का नागरिक हो, सबको अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। यह गारंटी देश का संविधान देता है, यह गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दी है। लेकिन इससे जुड़े कई सवाल हैं। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब धर्मांतरण है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब लव जिहाद है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब धर्म के, मजहब के आधार पर आतंकवाद है? इसके जवाब कौन देगा? सवाल ये भी देश के सामने है। इसी प्रकार सीए की बात आई, ये बात ठीक है कि जो सीए कानून है उसमें गैर मुस्लिम जो हैं उनको कुछ राहत दी गई है। मैंने कुछ राहत देने शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसा देश ने नहीं कहा है कि भारत से जो मुस्लिम शरणार्थी आएगा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। नहीं मनोज जी, नहीं कहा है। आई गेट योर पॉइंट कि क्योंकि ये सीए वाली एक बड़ी डिबेट है, इस पे हमने की भी, तो इस पे एक अलग से हम लोग एक लाइन जो मुकेश हाँ जी ने प्लीज कहा, प्लीज, हम कोई टेलीविजन एंकर्स की तरह नहीं है कि हमारे पास समय की बड़ी कमी हो गई, आप प्लीज बोलिए। एक मुकेश जी ने जो बात कही, ये बात ठीक है कि देश दुनिया देख रही है कि हमारा सीए कानून कैसा बना। लेकिन दुनिया ये भी देख रही है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू सिखों के साथ क्या हुआ, बौद्धों के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या सिखों के साथ हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या होता है। ये नागरिक कहां जाएंगे? क्या दुनिया की इनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? पाकिस्तान में जो हिंदुओं का हाल हुआ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सवाल ये भी है। मैं
क्या है कि इंडिया की सिचुएशन बड़ी पेक्यूलियर है, मतलब हर एक रीजन की कुछ एक स्पेसिफिक जो है ना कुछ जटिलताएं होती हैं। तो वेस्ट जो है वो शायद उन चीजों को नहीं समझ सकता, और हमारे साथ एक संकट भी है ये, और ये एक कठोर सच्चाई भी है कि हमें वैलिडेशन के लिए बहुत सारी चीजों के लिए वेस्ट की तरफ देखना पड़ता है, वेस्ट के अप्रूवल की तरफ देखना पड़ता है। तो और आप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इग्नोर भी नहीं कर सकते, और लेकिन एक बायस भी नजर आता है उनके अंदर, जो है एक इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको लेके वैसे ही बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट लेवल है पूरी दुनिया के अंदर, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है ना कि हम लोग तो वाइट मैन्स बर्डन है, तो एक कॉलोनियल हैंगओवर है उनके ऊपर। तो बहरहाल हम सब लोग एक साथ आए और चर्चा की, और हम लोग आगे भी हर हफ्ते इस तरीके के विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आप सबने अपना जो है समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैं हमेशा दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। प्योर पॉलिटिक्स के अगले अंक के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे, पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे। एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद।